तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने से पहले आप पहले ये नोट पॉइंट ध्यान रखो। देखो, नोट पॉइंट ये कहता है कि जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब मैग्नीट्यूड तो अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन के बारे में ये बात ध्यान रखना कि अगर 2D बॉडी है तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। मान लो एक सर्किल है इस तरह से, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ऊपर की तरफ होगी और एक नीचे की तरफ होगी। दोनों ही डायरेक्शन सही है अगर 2D बॉडी है तो। बस शर्त ये है परपेंडिकुलर टू सरफेस होनी चाहिए। देखो, ये सरफेस के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। चलिए, अगर 3D बॉडी है, 3D बॉडी को हम क्लोज सरफेस भी कहते हैं, तो हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होगी। मतलब अगर ये क्यूब है तो ये 3D बॉडी है, तो अब इसके ऊपर वाले सरफेस पर देखो, इसके ऊपर वाले सरफेस की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होगी कुछ इस तरह से। अगर कोई कहे कि एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो आंसर है नहीं, सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल वाली एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी 3D बॉडी के लिए। अब हम अपना एक्चुअल टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो पढ़ेंगे। चलिए, देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए। E है इलेक्ट्रिक फील्ड, A है एरिया वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इस डॉट प्रोडक्ट को हम आगे खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, E A cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ध्यान रखना, बस आप ये चीज ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पहला, मान लो एक स्क्वायर प्लेट है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है थीटा। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था E डॉट ए, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा E A cos थीटा, ठीक है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, A एरिया ऑफ द सरफेस है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो थीटा ही एंगल है, ठीक है। तो cos थीटा ही रहने दो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया। अब cos थीटा तो cos थीटा ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम अगले केसेस देखेंगे। चलिए, मान लो एक स्क्वायर सब बॉडी है, इसका एरिया वेक्टर ये है और इसकी साइड ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है और ये वाला एंगल थीटा है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। और एक क्वेश्चन आप ये देख लो, मान लो एक स्क्वायर प्लेट है, इसकी साइड ए है, अब एरिया वेक्टर इसका कुछ इस तरह से है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। चलिए, अब आगे आप ये देख लीजिए, अगर ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसकी साइड ए, तो एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। चलिए शुरू हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, E A cos थीटा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का, A स्क्वायर इंटू थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है,
सॉरी एंगल नहीं है, 90 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो कोस थीटा में 90 माइनस थीटा आएगा, ध्यान रखना, कोस 90 माइनस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये आपने ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सर्च कीजिए ट्राइगोनोमेट्री बाय नीट मिक्सचर, आपको एक लेक्चर मिलेगा 30 मिनट का, उसमें मैंने समझाया है कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कैसे होता है। चलिए अब हम टॉपिक पाते हैं अपने, तो आंसर आ जाएगा ई ए साइन, एरिया की जगह हमने वैल्यू रख दी थी ना ए स्क्वायर, चलिए ए स्क्वायर साइन थीटा। चलिए इस केस में आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए क्या होता है, ई ए कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, एरिया कितना हो गया, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इंटू थीटा कितना हो गया, देखो यहाँ पर थीटा हो गया 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो आ गया कोस 0। अब देखो यार कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में आ गया ई ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर इंटू थीटा कितना हो गया, देखो 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एरिया एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो गया कोस 90। अब कोस 90 की वैल्यू सबको पता है 0 होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 0। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मान लो कोई एक सर्किल है, ठीक है, इसका रेडियस r है, ये सेंटर है। अब एरिया वेक्टर तो जाहिर सी बात है इसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब थीटा ये हो गया, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ई ए कोस थीटा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, पुट कर दीजिए इनटू एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू कोस थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। चलिए देखते हैं क्या था। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में, तो हमें ये वाला थीटा लेना है, ना कि ये वाला थीटा। अब ये पूरा एंगल 90 है, ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर थीटा आएगा 90 माइनस थीटा। चलिए तो E इंटू पाई आर स्क्वायर, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मैंने बताया था आपको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। बहुत आसान लेक्चर है आज का, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए और ई ए कोस थीटा, बस इतना ध्यान रखो। और ये बात ध्यान रखो कि अगर 2D सरफेस होगा तो जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, चाहे ऐसा होगा या ऐसा होगा। और अगर 3D बॉडी होगी तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होगा। मतलब जो पहले नोट पॉइंट लिखवाया था ना, वो चीज ध्यान में रखो और ये चीज ध्यान में रखो। आज के लेक्चर का कंक्लूजन सिर्फ यही है, मतलब बहुत लल्लू लेक्चर है आज का। चलिए अब हम अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हम क्यूब बनाते हैं, ये हो गया एक क्यूब, ठीक है। ये हो गई एक्स डायरेक्शन, ये हो गई वाई डायरेक्शन, अब ये हो गई जेड डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब इसकी साइड है ए, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ को जा रही है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब देखो इस क्यूब के 6 सरफेस हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक पीछे वाला, एक आगे वाला। तो इंडिविजुअली हम सबके फ्लक्स निकालेंगे कि फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। मान लो ऊपर वाले सरफेस को
हम फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं, तो सिर्फ ऊपर वाले पे गौर दो। ऊपर वाले का एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस क्या फॉर्मूला क्या है, ई ए कोस थीटा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एरिया है ए स्क्वायर, ठीक है। देखो ऊपर के सरफेस को लो, वो तो सिर्फ एक स्क्वायर प्लेट बन गई ना, तो उसका एरिया तो ए स्क्वायर होगा, ठीक है। अब कोस थीटा क्या था, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 लिख दो, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू 0, ये चीज ध्यान रखना। अब सेकंड सरफेस हम नीचे वाले को मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस बताओ, चलिए फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, चलिए अब देखो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा क्योंकि 3D सरफेस है। चलिए तो अब यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देखते हैं, ई ए कोस, पहले थीटा देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ये मैंने बता दी, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो इस केस में भी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पर cos 90 आएगा। अब cos 90 की वैल्यू तो होती है 0, तो फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस भी 0 हो गया, इस पॉइंट को भी ध्यान रखो। अब थर्ड सरफेस हम साइड वाले को ले लेते हैं, ठीक है। अब फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस भी बताओ, चलिए अब देखो ये थर्ड सरफेस है, तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ होगा क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल होता है 3D सरफेस के लिए, चलिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पर फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये भी तो एक स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर प्लेट, ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा कितना है 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस हो गया ई ए स्क्वायर। चलिए ये अब फोर्थ सरफेस इसको मान लेते हैं, इस वाले साइड वाले को, ठीक है। अब देखो इसका एरिया वेक्टर होगा इधर, ठीक है। तो अब इसके केस में क्या मानते हैं, मान लो देखो इसके केस में है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इनमें एंगल हो गया 180 डिग्री, तो हमें थीटा पता चल गया, फोर्थ सरफेस के लिए थीटा हो गया 180 डिग्री, तो फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस हो गया ई ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लेट है तो एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर और थीटा हो गया 180 डिग्री, तो कोस 180। अब कोस 180 की वैल्यू होती है -1, ध्यान रखो, तो फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस आ जाएगा ई ए स्क्वायर और नेगेटिव में, ठीक है। अब देखो फ्लक्स थ्रू 5 सरफेस, पीछे वाले सरफेस को फिफ्थ सरफेस मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो पीछे वाले सरफेस को देखो, फ्लक्स तो एरिया वेक्टर तो उसका अंदर की तरफ जा रहा होगा ना, एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल होता है 3D सरफेस के लिए, तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ से है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, देखो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस भी 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स आ जाएगा 0, 5 सरफेस है। उसी तरह से फ्लक्स थ्रू 6 सरफेस, मतलब 6 सरफेस आगे वाले सरफेस को मान लेते हैं, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो थीटा हो गया 90, तो वंस अगेन फ्लक्स थ्रू 6 सरफेस भी 0 हो गया, ठीक है। तो अब आप मुझको पूरा नेट फ्लक्स बताओ कि नेट फ्लक्स कितना होगा। चलिए तो नेट फ्लक्स क्या होगा देखते हैं। नेट फ्लक्स होगा फ्लक्स थ्रू फर्स्ट प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड प्लस फ्लक्स थ्रू फोर्थ प्लस फ्लक्स थ्रू 5 प्लस फ्लक्स थ्रू 6, ठीक है। तो देखो 1 से 0 था, सेकंड से 0 था, थर्ड का फ्लक्स था, फोर्थ का फ्लक्स था, 6 का फ्लक्स 0 था, फिफ्थ का फ्लक्स भी 0 था, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया देखते हैं। नेट फ्लक्स थर्ड का फ्लक्स था ई ए स्क्वायर,
ठीक है। वो फोर्थ का फ्लक्स था नेगेटिव ई ए स्क्वायर, नेगेटिव ई ए स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो नेट फ्लक्स आ जाएगा 0। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। हो सकता है किसी एक सरफेस से फ्लक्स पूछ ले, ठीक है, और हो सकता है पूरे सरफेस पूरे क्यूब से फ्लक्स पूछ ले, तो आपको उस केस में नेट फ्लक्स निकालना पड़ेगा जो कि आता है 0। अब एक नोट पॉइंट ध्यान रखो, मैं बोल रहा हूं, चलो लिख देता हूं। वो नोट पॉइंट ये है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मतलब अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो नेट फ्लक्स थ्रू 3D सरफेस या 3D बॉडी इज इक्वल टू 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुई तो नेट फ्लक्स थ्रू 3D बॉडी इज इक्वल टू 0, अगर चार्ज 0 है तो। देखो यार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और 3D बॉडी में कोई भी नेट चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स 0 होगा। फिर से, अगर कोई भी 3D बॉडी है उसके अंदर नेट चार्ज 0 है तो नेट फ्लक्स हमेशा 0 आएगा। इस नोट पॉइंट को मैं आगे भी समझाऊंगा, फिलहाल भी समझ लो, ठीक है। और देखो उसका प्रूफ ये है, इस क्यूब में नेट चार्ज 0 है तो नेट फ्लक्स भी 0 आएगा। बस इतना ध्यान रखो। तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।